हेलो गाइज। तो जैसा कि आज हम लोग एडुटेरिया के करेंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। ओके। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और फिर आर्थिक और खेल कूद, जिस प्रकार मैगजीन में क्रम दिया हुआ है सेम उसी प्रकार हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग जून से स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इसके अलावा आप देखिएगा तो मंथ वाइज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेलकूद जो भी है मंथ वाइज भी कवर करा दिया जाएगा, किंतु इसको पूरी तरह कवर करने के बाद। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जून के राष्ट्रीय घटनाक्रम को। इसमें दिया हुआ है कि 2 जून को तेलंगाना का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? तो 2 जून को। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। ओके। इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा आप लोग को भी सुविधा बने। इसके बाद है कि कोलकाता भारत का 18वां शहर बनने जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शहरी जल परिवहन कार्यक्रम के तहत वाटर मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो कोलकाता भारत का 18वां शहर जिसे वाटर मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके बाद है कि हुगली नदी के आर पार चलने वाली यह सेवा एक तेज, पर्यावरण अनुकूल, सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करता है। ओके। इसके बाद है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य की भाषाई विरासत और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को संरक्षित करने के उद्देश्य से 64 यानी कि 64 स्थानों के अंग्रेजी नामों यानी स्पेलिंग को फिर से मूल उड़िया उच्चारण के अनुसार लागू करने की मंजूरी दी है। किसने? तो उड़ीसा सरकार ने 64 स्थानों के अंग्रेजी नामों को मूल ओडिया उच्चारण के अनुसार लागू करने की मंजूरी दी है। किस लिए? तो अपनी भाषाई विरासत और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को संरक्षित करने के लिए। इसके बाद है कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है भाई साहब? तो यह शिवराज सिंह चौहान जी। इनके द्वारा 1 जून से 30 जून तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान, क्या उनका अभियान? तो खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान को कहां से शुरू किया गया? तो आइए देखते हैं। तो इस अभियान को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से। कहां से? तो रामसिया गांव से। किस जिले में है? तो रायसेन जिले में। किस राज्य से पूछेगा? तो मध्य प्रदेश से खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ। यह अभियान मिट्टी की सेहत सुधारने, रसायनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। ओके। इसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2352 करोड़ के निवेश से बनने वाली चिनाब ब्यास रिवर लिंक टनल, कौन सा भाई साहब? तो चिनाब ब्यास रिवर लिंक टनल परियोजना को केंद्र सरकार ने अंतिम वित्तीय मंजूरी दी, जो कि 8.7 किलोमीटर लंबी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिनाब ब्यास रिवर लिंक टनल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? तो लाहौल स्पीति में। ओके। इसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वला बनाम भारत संघ मामले में मानव तस्करी के खिलाफ एक बाध्यकारी पीड़ित संरक्षण योजना को मंजूरी दी। कौन सा? तो पीड़ित संरक्षण योजना को मंजूरी दी।
जो दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय उत्तरजीवियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगी। ओके, कौन सा योजना? तो पीड़ित संरक्षण योजना। किस मामले में? तो प्रज्वला मामले में, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि अदालत ने माना है कि तस्करी के पीड़ितों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, और अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक के तहत पुनर्वास का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ओके, इसके बाद है कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 राज्यों और यूटी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, पुदुचेरी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। तो क्रम याद रखिएगा वैसे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ओके, बीच में झारखंड हो गया, फिर यहाँ पे तमिलनाडु और पुदुचेरी हो गया। ओके, जल शक्ति मंत्रालय ने। इसके बाद है कि भारत और म्यांमार के बीच, जिसके किस भारत और म्यांमार के बीच नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए 8वीं द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन बैठक 2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। किसके किसके बीच? तो भारत और म्यांमार के बीच नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए 8वीं द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन, नई दिल्ली में। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया। किसने? तो अनुराग गर्ग ने। जबकि म्यांमार की टीम का नेतृत्व सीसी डैक के संयुक्त सचिव थांत लिंग माउंग ने किया था। इसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति कौन है भाई साहब? तो पॉल सिपोकोसा मासातिले, पॉल सिपोकोसा मासातिले ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ग्लोबल साउथ के विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। ओके, इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डीआईसी के डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने एआई और कल्पा इम्पैक्ट के साथ मिलकर व्योमा इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। व्योमा इनोवेशन चैलेंज किसने किया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषणी इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत एआई और कल्पा इम्पैक्ट के साथ मिलकर व्योमा इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। इसके बाद है कि यह पहल ओपन सोर्स, मल्टीलिंगुअल यानी कई भाषाओं वाले और वॉइस फर्स्ट एआई समाधानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए है, जो ऑफलाइन और कम कनेक्टिविटी वाले माहौल में भी काम कर सके। इसके बाद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी इडिडा, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ओके, कौन? तो द्रौपदी मुर्मू ने।
समारोह का मुख्य उद्देश्य इस सम्मेलन में देश भर से आए आदिवासी परिवर्तनों के दूतों, ट्राइबल चेंज एजेंट्स के साथ राज्य और परियोजना स्तर के अधिकारियों ने विचार विमर्श किया ताकि ताकि आदिवासी कल्याण योजनाओं को सीधे गांवों और घर घर तक पहुंचाया जा सके। ओके, इसके बाद है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु के नैनो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र में एक ट्रेनिंग फैब और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 स्पेस लैब्स यानी कि अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। ओके, इसके बाद है कि लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन है भाई साहब? तो थोंग सावन फोमबिहाने। कहाँ के? तो लाओस के। कौन? थोंग सावन फोमबिहाने ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। ओके, इसके बाद है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, अब एक ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स का जो अबकी बार सम्मेलन हुआ 2026 में, वो भारत में हुआ है। ओके, क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे हुआ 2026 का सम्मेलन? तो भारत में हुआ। वही कह रहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। ओके, वर्चुअली आयोजित की गई यानी कि डिजिटल रूप से, जिसकी अध्यक्षता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सचिव रचना शाह ने की। ओके, अब इसका मुख्य विषय और थीम क्या था? तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का जो विषय है क्या था? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। क्या था भाई साहब? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इंग्लिश में इसको बोला जाए तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशंस, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रहा। ओके, ये क्या है? थीम है। इसके बाद है कि पुरी के समुद्र तट पर, कहाँ? तो उड़ीसा में एक पुरी जगह है, वहां पे समुद्र तट पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए रेत से अद्भुत कलाकृतियां बनाई गई। ओके, पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने पुरी यानी कि उड़ीसा के समुद्र तट पर ब्रिक्स प्रतिनिधियों के स्वागत में ब्रिक्स इंडिया 2026 थीम पर महिलाओं के चेहरे वाली एक विशेष रेत कलाकृति का निर्माण किया। कौन भाई साहब? तो सुदर्शन पटनायक जी ने ये कार्य किया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए, विमानन जैसे कि एरोलाइन, एरोप्लेन वाला, उन कंपनियों की सहायता के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल कीमतों में उतार चढ़ाव से राहत देने हेतु 10,000 करोड़ के विमानन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण सहायता कोष को मंजूरी दी। कौन सा कोष? तो विमानन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण सहायता कोष को मंजूरी दी। इसके बाद है कि ओडिशा में रामेश्वरम से पारादीप तक, कहाँ से? तो रामेश्वरम से पारादीप तक 163.18 किलोमीटर नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी कि HAM के तहत केंद्रीय मंजूरी मिली। कहाँ से? तो उड़ीसा में रामेश्वरम से पारादीप तक
नए तटीय राजमार्ग निर्माण किया जाएगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत। इसके बाद है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम की खरीद प्रक्रिया और टेंडर से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ओके, तो सीबीएसई के ध्यान रखिएगा, सीबीएसई के जो जितने भी टेंडर होते हैं उससे जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में, तो एस राधा चौहान की अध्यक्षता में समिति का गठन। इसके बाद है कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने, कौन, तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से असम के सुनहरे मुगा सिल्क, जो कि विश्व का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम है, इसको वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किया है। मिशन स्नेह जोरी का संबंध किससे है, तो असम के सुनहरे मूंगा सिल्क को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो किसने, तो केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय और असम सरकार के साथ सहयोग से। ओके, इसके बाद है कि असम वैश्विक मूंगा रेशम का लगभग 90% उत्पादन करता है। तो असम जो है वैश्विक मूंगा रेशम का लगभग 90% उत्पादन करता है। यह एक व्यापक क्लस्टर आधारित पहल है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11 से 12 जून 2026 को नई दिल्ली में, कहाँ पे भाई साहब, तो नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी की। देखिए यहाँ पे शहरीकरण दिया है, तो कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। यहीं पे देगा कि कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे की गई ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत, तो हुआ है इंदौर के मध्य प्रदेश में। ओके, यहाँ पे इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसके बाद है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस फोरम का मुख्य विषय सिटीज फॉर पीपल, याद रखिएगा ये थीम क्या है, सिटीज फॉर पीपल, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग है। सिटीज फॉर पीपल, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग। इसके बाद है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने, कौन है मंत्री, तो प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने घोषणा की है, क्या घोषणा की है, कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2026 तक देश के 75 लाख घरों में रूफटॉप सोलर यानी कि छत पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने लाखों घरों में, तो 75 लाख घरों में दिसंबर 2026 तक। ओके, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर नया प्रतीक चिन्ह और व्हाट्सएप चैटबॉट संतोष का शुभारंभ किया है। किसका, तो संतोष का। इसके बाद है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटेल इंडिया के साथ इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी बनी। तो इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च किसने किया है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसके साथ, तो इंटेल इंडिया के साथ। इसके बाद है कि भारत चीन सीमा के पास स्थित
पूर्वी लद्दाख का चुमुर गांव, कौन सा गांव है भैया? तो ये गांव है चुमुर गांव, भारत का पहला मॉडल सीमा गांव बन गया है। भारत का पहला मॉडल सीमा गांव। इसके बाद है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु 9585 करोड़ की स्वच्छ परिवहन योजना को मंजूरी दी है। तो स्वच्छ परिवहन योजना का संबंध कहां से है? तो दिल्ली एनसीआर में है, प्रदूषण कम करने से संबंधित। इसके बाद है कि केरल के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है वीडी सतीशन, क्या नाम है भैया? तो वीडी सतीशन ने गृह विभाग के कड़े कदम वाली नशा विरोधी पहल ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट का आगाज किया है। कौन सा? तो ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट, जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य की युवा आबादी को निशाना बना रहे ड्रग माफिया का पूर्ण उन्मूलन करना है। ओके, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट का संबंध किस राज्य से है? तो भैया केरल से है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। किसने लगाया है? तो नागालैंड सरकार ने। इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं में जियो टैग कचरा शिकायतों के 2 घंटे के भीतर निपटाने के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है। किसने स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं में जियो टैग कचरा शिकायतों के 2 घंटे के भीतर निपटारे के लिए यह ऐप जो है फिलहाल 10 नगर निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। ओके, इसके बाद है कि पीएम ने, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने दमन में 2970 करोड़ के विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, जिसमें 1340 करोड़ की लागत से बने नमो हवाई अड्डे, यानी कि नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल शामिल है। ओके, कहाँ पे? तो दमन में नमो हवाई अड्डा या नया नमो अस्पताल। ओके, इसके साथ ही लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बंदरगाह विकास के लिए 885 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी गई। कहाँ? तो लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बंदरगाह विकास के लिए। इसके बाद है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से ध्यान रखिएगा 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 ब्लॉक में बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की पुष्टि की है। ठीक है, कहाँ पे? तो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम ब्लॉक 3 में बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई है। इसके बाद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग में, कहाँ भाई साहब? तो शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें, कौन सा था? तो 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की और नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर मंथन किया। कौन सा प्लान? तो नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047। इसके बाद है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री श्री जयंत चौधरी, कौन है? तो श्री जयंत चौधरी ने
टीयर 2 और टीयर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नवाचार मंत्र, कौन सा भैया, तो नवाचार मंत्र पहल शुरू की है। किसके किसके लिए, तो टीयर 2 टीयर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेषकों उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नवाचार मंत्र पहल। किसने, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने। यह जो पहल है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा लागू की जा रही है और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT IIT दिल्ली इसमें तकनीकी ज्ञान भागीदारी के रूप में कार्य कर रहा है। ओके, इसके बाद है कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त कर जो निरीक्षक हैं उनको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यानी कि निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के रूप में बदल दिया है। किसने, तो भारत सरकार ने। इसके बाद है क्या है, तो इसके बाद इसी का एक लाइन है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है दंडित करने के बजाय नियोक्ताओं या व्यवसायियों को कानून पालन करने में सहायता करना है। बहुत बढ़िया है भाई साहब, होना चाहिए। इसके बाद है कि CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में, जो हरियाणा में NCR का क्षेत्र आता है, तो आप कमेंट में बताएं कि हरियाणा के कितने जिले हैं जो NCR क्षेत्र में आते हैं। इसमें सड़क धूल प्रदूषण से निपटने और टिकाऊ शहरी सड़क अवसंरचना के विकास के लिए शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के लिए मानक ढांचे का कार्यान्वयन हरियाणा राज्य नामक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ओके, किसने, तो हरियाणा सरकार ने। इसके बाद है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 44.14 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गैर संचारी रोगों के लिए 60 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी है। तो आप लोग बताएंगे कि आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर आप लोग अवश्य दें, प्रश्न आ सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी कि NFHS 6 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पे, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने 0.9 का सबसे कम कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट दर्ज किया है। 0.9 का सबसे कम कुल प्रजनन दर दर्ज किया है। इसमें कहता है कि यह दर मानक प्रतिस्थापन दर 2.1 से आधी से भी कम है, जो यहाँ की आबादी में आ रहे भारी जनसांख्यिकीय बदलाव का संकेत है। आप लोग बताइए कि जो बिहार है NFHS 6 के अनुसार बिहार का कुल प्रजनन दर कितना है। आप लोग को कमेंट में इसका आंसर अवश्य देना है क्योंकि एग्जाम के लिए बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि पश्चिम बंगाल आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PM-जय और भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू हो गई है। ओके, इसी का पाठ है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि AB PM-जय
भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान करती है। यह गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मान्य है। ओके, इसी में दिया हुआ है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला पश्चिम बंगाल जो है देश का 36वां यानी कि अंतिम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन? तो पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में, कहाँ भाई साहब ध्यान रखिएगा, तो नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया जिसे विनिमय नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो इसे विनिमय नाम दिया गया है। विनिमय, नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली। यह आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म सीमाओं पर व्यापार, यात्रियों की आवाजाही और कार्गो प्रसंस्करण को अधिक सुगम, पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, इसके बाद है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ओके, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। यह जो नीति है सहकार से समृद्धि, क्या? तो सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप पारदर्शी, तकनीक सक्षम, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित और सदस्य केंद्रित सहकारी संस्थाओं को मजबूत करेगी। ओके, विजन क्या है? तो सहकार से समृद्धि। इसमें कि कश्मीर घाटी और लद्दाख को, किसको? तो कश्मीर घाटी और लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली 13 किलोमीटर लंबी सामरिक जोजिला सुरंग, कौन सा भाई साहब? तो जोजिला सुरंग के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। यह सुरंग बाल्टल यानी कि कश्मीर में जो कि है बाल्टल और मीना मार्ग जो कि लद्दाख में है को जोड़ती है। तो जोजिला सुरंग किसको किसको जोड़ता है? तो बाल्टल जो कि कश्मीर में है और मीना मार्ग जो कि लद्दाख में है उनको जोड़ता है। इसके बाद है कि भाई साहब देखिए हमारे मोदी जी का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के निरंतर कार्यकाल के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के निर्बाध कार्यकाल के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। किसने? तो मोदी जी ने, और कौन तोड़ेगा। इसके बाद है कि केंद्र सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार देखिएगा अंडमान नहीं है, केवल निकोबार है, अंडमान निकोबार अलग अलग द्वीप है। तो निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना जनगणना कराने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। तब से पूछ देगा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना जनगणना कहाँ कराया जाएगा? तो निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित है। इसके बाद है कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 11 जून 2026 को नई दिल्ली में, कहाँ भाई साहब? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आप लोग कमेंट में बताएं कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना
कब हुआ था, डेट, मंथ और ईयर के साथ में बताना है। और आपको बताना है कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका नियुक्ति कैसे होती है। ओके, नेक्स्ट है कि इसी में नेक्स्ट है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विकसित भारत एट 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए केंद्र और राज्यों की सामूहिक भागीदारी, सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना था। ओके, वो तो सब लोग जानते हैं कि जो नीति आयोग का जो उद्देश्य ही है सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना है। तो इसमें नया क्या है। इसके बाद है कि इसकी जो थीम है विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास है। थीम ध्यान रखिएगा, थीम पूछ सकता है और स्थान पूछ सकता है। तो नई दिल्ली तो हम लोग देख लिए स्थान है, लेकिन जो थीम है विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। ओके, इसके बाद है कि रैपिडो ने, कौन भाई साहब, तो रैपिडो ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना, कौन सा, तो राहवीर योजना के बारे में देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया और 4 लाख कैप्टनों के गोल्डन आवर में घायलों की मदद करने का शपथ लेने के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने भाई साहब, तो रैपिडो ने। ध्यान रखिएगा, उबर नहीं, रैपिडो। आपको दे सकता है ऑप्शन में गुमराह करने के लिए, उबर हो सकता है, बट क्या, तो रैपिडो। इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कौन, तो जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए लखनऊ में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। इसके बाद है कि भारत ने अपने अद्यतन एनडीसी 3.0 लक्ष्यों के तहत 2030 तक, कब तक, तो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की नई रणनीतिक रूपरेखा पर जोर दिया है। इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें पहला है कि भारत का जो लक्ष्य है 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। किससे, तो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60%। ओके, इसके बाद सेकेंड है कि उत्सर्जन तीव्रता में कमी करना है। कितना, कब तक, तो देखिए वर्ष 2035 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% तक कम करना है। कितना परसेंट तक उत्सर्जन तीव्रता कम करना है, तो 47% तक। इसके बाद जो थर्ड है कि कार्बन सिंक का निर्माण, तो देखिए 2035 तक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से, केवल वन नहीं, वन और वृक्ष सब के आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 बिलियन टन 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। ओके, इसके बाद है कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति आईएनसी बैठक के संदर्भ में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए यानी कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर ढांचे को अधिक सख्त करने की घोषणा की। ठीक है, किसके लिए, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए। नई अधिसूचनाओं के अनुसार कंपनियों को अब ईओएल यानी कि एंड ऑफ लाइफ यानी कि उसकी जीवन अवधि समाप्त होने के बाद जो प्लास्टिक है कि निपटान प्रमाण पत्रों के उपयोग पर रोक के साथ
रिसाइकलिंग लक्ष्यों को सीधे प्राप्त करना होगा। बहुत सारे लोग प्रमाण पत्र को ले लेते थे किसी तरह, तो अब उनको सीधे रिसाइकलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। आप लोग बताएं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। हमारे हिसाब से तो सही हुआ है। आपकी थॉट क्या है, इसे आप कमेंट में अवश्य बताएं। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए सींगा पेन, कौन सा भाई साहब, तो सींगा पेन विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स को तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो सिंगा पेन का किससे संबंध है, तो तमिलनाडु से है। किसके लिए, तो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु। इसमें है कि यह पूरी तरह से ऑल वीमेन पुलिस यूनिट है। ऑल वीमेन पुलिस यूनिट है जिसमें केवल महिला पुलिसकर्मी ही तैनात की गई हैं। यह सीधे मुख्यमंत्री के पर्यवेक्षण में काम करती है। बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया काम किया तमिलनाडु ने, इसमें नो डाउट। इसके बाद है कि केंद्र सरकार बिहार के मुजफ्फरपुर, मध्य प्रदेश के सीतापुर मुरैना, महाराष्ट्र के रायगढ़ और तमिलनाडु के रानीपेट में 898 करोड़ की लागत से मेगा लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर विकसित कर रही है। मेगा लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर कहाँ पे, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सीतापुर मुरैना, महाराष्ट्र के रायगढ़ और तमिलनाडु के रानीपेट में। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है कि सैफ, SAFF, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का किताब किसने जीता है, तो भाई साहब ये भारत ने जीता है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का किताब किसने, तो भारत ने। भारतीय टीम ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि मारवा गांव में है, में खेले गए फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत के लिए प्यारी जक्सा, सनफिदा नोग्राम और लिंडा कॉम ने शानदार गोल दागे। इस जीत के साथ ही भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार यह प्रतिष्ठित किताब अपने नाम किया है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। तो ऑपरेशन नसर या ऑपरेशन नासर का संबंध किस देश से है, तो ईरान से है, जो कि इजराइल के खिलाफ शुरू किया है। यह सैन्य कार्रवाई बेरूत यानी कि लेबनान, जो कि लेबनान में बेरूत है, और ईरानी क्षेत्र पर हुए हमलों के जवाब में की गई थी। यह ऑपरेशन 8 जून 2026 को शुरू हुआ। डेट इंपोर्टेड नहीं है, बट किस देश का है यह इंपोर्टेड है। किसका, ऑपरेशन नासर, ईरान का। इसके बाद है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो कि विशेष रूप से तेलंगाना महिला सुरक्षा विंग द्वारा शुरू की गई है। तो स्त्री राइड नामक पहल का संबंध किस राज्य से है भाई साहब, तो इसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। किसके लिए, तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर वाराणसी बन गया है। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत कौन, तो वाराणसी। नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला पश्चिम बंगाल 33वां विधानसभा बन गया है। 33वां विधानसभा। इसके बाद है कि केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए असम और नागालैंड की राज्य सरकार के साथ, किसके, तो असम और नागालैंड की राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओके, इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है भाई साहब। बढ़िया बढ़िया चीज दिया है लग रहा है। इसके बाद है कि दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला या सेमिनार का आयोजन देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, में
किया गया। तो दालचीनी हेतु कहाँ पे? तो उत्तराखंड के देहरादून में। इसके बाद है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना केरलम राज्य में शुरू की गई है। तो प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किसमें? प्रियदर्शनी से याद रखिएगा, केरलम राज्य में, महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। इसके बाद है कि अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य जो है तेलंगाना बन गया है। कौन? तो तेलंगाना। प्रथम केरल था और दूसरा उड़ीसा और तीसरा तेलंगाना बन गया। किस पे? तो अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला। इसके बाद है कि सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो सरकारी बच्चा ध्यान रखिएगा, एक होता है पंचायत चुनाव, वो नहीं, ये सरकारी नौकरी में है। किसने? तो मध्य प्रदेश ने। इसके बाद है कि ग्रामीण इलाकों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्यों? तो ग्रामीण इलाकों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसके बाद है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड यानी कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के माध्यम से रिसा टाइमलेस ट्राइबल नामक एक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और विशेष खुदरा स्टोर का शुभारंभ किया है, जो जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्पों के लिए समर्पित है। किसने? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने रिसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड। यह पहला विशेष खुदरा स्टोर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में खोला गया है। इसके बाद क्या दिया है वो देखते हैं। इसके बाद दिया है कि केंद्र सरकार ने टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए एक एकीकृत और सरल नियामक ढांचा तैयार करने हेतु दूरसंचार, टेलीविजन, रेडियो और संबंध सेवाओं नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। दूरसंचार, टेलीविजन, रेडियो और संबंध सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। यह मसौदा टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत लाया गया है और 27 जुलाई 2026 तक जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया। तो विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसने किया? तो ओम बिरला ने। इसके बाद दिया है कि पुदुचेरी में, क्या भाई साहब, कहाँ पे? तो पुदुचेरी में भारत के नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो पुदुचेरी में। इसके बाद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 जून 2026 को मेघालय के री भोई जिले में भोइरिम बोंग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे? तो मेघालय के री भोई जिले के भोइरिम बोंगा में।
इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने, जो कि नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने गोवा में आयोजित ग्लोबल विंड डे 2026, कहाँ पे, तो गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के पहले समर्पित विंड टरबाइन सप्लाई मैनेजमेंट पोर्टल WT मारुत, यानी कि विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्स यूटिलिटी ट्रैक्टर को लॉन्च किया और 2030 तक 100 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के लिए रोडमैप जारी किया। कब तक, तो 2030 तक 100 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य। तो ग्लोबल विंड डे 2026 कहाँ पे, तो गोवा में आयोजित किया गया। ओके, प्रहलाद जोशी ने, और मारुत पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, थीम का है तो पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से तेजी तक, पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से तेजी तक। इसके बाद दिया हुआ है कि बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। कौन सा, तो ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम तेलंगाना। इसके बाद है कि राज्य के प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा जूनियर कॉलेज तक के लगभग 29 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त और पौष्टिक सुबह का नाश्ता और दूध उपलब्ध कराना। इसके बाद है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के 19वीं संस्करण का उद्घाटन किया गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 19वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। और इसमें दिलचस्प बात है कि यह कि इस फिल्म महोत्सव में पोलैंड की फिल्म सिल्वर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान गोल्ड कोंच, यानी कि स्वर्ण शंख दिया गया। किसे, पोलैंड की फिल्म सिल्वर को। जबकि मयाज सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए और अंडर द स्नो को शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में सिल्वर कोच, यानी कि रजत शंख दिया गया। किसे, तो मयाज सॉन्ग को और अंडर द स्नो को। इसके बाद है कि श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, आप लोग जानते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। कौन, तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि IIRF 2026 की भारत के सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी कि JNU को पहला स्थान दिया गया है। ओके, विश्वविद्यालय श्रेणी में ध्यान रखिएगा, तो JNU को पहला स्थान। इसके बाद है कि रिलायंस की जियो प्लेटफार्म, कौन, तो रिलायंस की जियो प्लेटफार्म विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग 2025-26 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। कौन, तो रिलायंस की जियो प्लेटफार्म। इसके बाद है कि 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में यमुना बेसिन से जुड़ी किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसाऊ बांध परियोजना किस बेसिन से जुड़ी है, तो यमुना बेसिन से। किस राज्य में समझौता हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइकलिंग राष्ट्र बन गया है, यानी कि भारत सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यानी कि जहाज पुनर्निर्माण राष्ट्र बन गया है, रिसाइकल करने वाला। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि ऑन्कटैड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग में भारत की 2024 के 30.1% से बढ़कर 2025 में 35.4% हो गई है। इसके बाद है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है भाई साहब? तो मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर। इसके बाद है कि उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षरता राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। कौन? तो उत्तराखंड। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम भी बन चुके हैं। इसके बाद है कि गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। किसने भैया जी? तो गुजरात सरकार ने 20% आरक्षण। इसके बाद है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में भूल जाने के अधिकार यानी कि राइट टू बी फॉरगेटन को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। किसने? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने। ओके। इसमें है कि न्यायालय ने सर्च इंजनों, क्यों भाग रहे हो भाई? इसमें है कि न्यायालय ने सर्च इंजनों और कानूनी डेटाबेस प्लेटफार्म को निर्देश दिया कि वे बरी या डिस्चार्ज यानी कि निर्दोष मुक्त हो चुके लोगों से जुड़ी निजी मामलों के अदालती रिकॉर्ड को नाम आधारित खोज को डिजेबल करे और निजी पहचानकर्ताओं को छिपाए। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू है। हालांकि याद रखिएगा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ और पुलिस जवानों को कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। कितने? 51। इस पुरस्कार में 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र शामिल हैं। इस पुरस्कार में 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र शामिल हैं। इसके बाद है कि भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा को, किसको भाई साहब? तो प्रभात मिश्रा को यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में बीरर ब्रुक्स अवार्ड यानी कि उत्कृष्ट मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस के लिए और जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो है नेतृत्व और लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किसे भाई साहब? तो भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा को ओके बीरर ब्रुक्स अवार्ड ओके दिया गया। इसके बाद है कि एफई बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2026 में के सत्यनारायणन राजू जो कि केनरा बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ थे को बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो के सत्यनारायण राजू को। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में
उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद है कि भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चुटावांडी में 6 नवंबर 2024 में हुए एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इतना रखिए कि शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया भाई साहब? तो सूरज पराशर को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में एक सफल नेतृत्व किया था। ओके, चलिए इसके बाद है कि मदर डेयरी जो कि दूध की कंपनी है, शायद खासकर दिल्ली में चलती है बहुत बढ़िया से। तो मदर डेयरी ने देश का पहला प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाला दूध पाउच पेश किया है। किसने? तो मदर डेयरी ने दूध पाउच जो कि प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाला है को लॉन्च किया है। इसके बाद है कि न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म फेस्टिवल में बाफ्टा पुरस्कार विजेता फिल्म मणिपुरी फिल्म बुंग ने 3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। किसने? तो बुंग ने, मणिपुरी फिल्म है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार गुगनू किपगेन को दिया गया। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार बॉक्सो बोंडी शैडो बॉक्स के लिए दिया गया। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निखिल यादव को दिया गया फिल्म विमुक्त हेतु, निखिल यादव को। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री जी हैं किसे माना गया है? तो मीनाक्षी जैन को। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म विक्टोरिया हेतु। किसे? मीनाक्षी जैन। इसके बाद है कि इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली ने क्रमशः ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है। वो आईआईटी बॉम्बे, बाद आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी बॉम्बे ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप किया। इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन? आईआईटी बॉम्बे। जबकि आईआईटी पटना 9वें स्थान पर और एनआईटी पटना 61वें स्थान पर रहा। एनआईटी घाट, आप लोग पटना रहते होंगे तो जरूर, या फिर पटना गए हो तो जरूर जाइएगा, घूमिएगा, वहीं पे एनआईटी पटना है। एनआईटी घाट से प्रसिद्ध है, काफी मजा आएगा आपको गंगा के किनारे। ओके, आईआईएम अहमदाबाद ने मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप किया है। कौन? तो आईआईएम अहमदाबाद ने। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू ने यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है। किसमें? तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू ने टॉप किया है। इसके बाद है कि प्रयागराज एवं कानपुर के बीच सीएसआईआर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों द्वारा 200 किलोमीटर लंबी भूमिगत यानी कि पैलियो चैनल प्राचीन नदी मार्ग की खोज की गई है। किसके बीच? तो प्रयागराज और कानपुर के बीच। इसके बाद है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। कब? तो 5 जून को। तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। आपसे प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, देखें कौन कौन बताते हैं। इसके बाद है कि इन पार्कों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना
गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ओके, इसके बाद है कि 100% एथेनॉल से चलने वाली एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा वैगन आर लॉन्च हुई। 100% एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा वैगन आर लॉन्च हुई। यह कार E20 पेट्रोलियम से लेकर E100 तक के किसी भी मिश्रण पर चल सकती है। ओके, इसके बाद है कि अंतरिक्ष उड़ान की वास्तविकताओं को साझा करने हेतु कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी आत्मकथा द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हॉर्ट्स लिखी हैं। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। इस पुस्तक का जो विमोचन है वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया है। ओके, इसके बाद है कि इंदिरा महिला शक्ति योजना। इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत भारत की पहली महिला स्वयं सहायता समूह नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तेलंगाना के खम्मम जिले में हुआ है। इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत भारत की पहली महिला स्वयं सहायता समूह नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तेलंगाना के खम्मम जिले में हुआ है। इसके बाद है कि फॉर्चून इंडिया के अनुसार भारत की मूल्यवान हस्तियों में शीर्ष पर विराट कोहली, इसके बाद शाहरुख खान, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा, इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, इसके बाद हैं रणवीर सिंह। विराट कोहली पहले हैं, इसके बाद शाहरुख खान, फिर प्रियंका चोपड़ा, फिर महेंद्र सिंह धोनी और फिर रणवीर सिंह। इसके बाद है कि सौर ऊर्जा अपनाने और उपभोक्ता पंजीकरण में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए उड़ीसा को पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। सौर ऊर्जा अपनाने और उपभोक्ता पंजीकरण में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए उड़ीसा को पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। 12 जून 2026 को उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में बालवाड़ी यानी कि किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। किसने? तो उड़ीसा सरकार ने। इसके बाद है कि विनोद राय द्वारा संपादित की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। किसने लिखा? तो विनोद राय द्वारा। व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस। इसके बाद क्या है भाई साहब? तो इसके बाद है कि 6.9% कितना? 6.9% वार्षिक वृद्धि के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो घरेलू विमानन बाजार के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे है। और इसमें इंडिगो की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। किसकी? तो इंडिगो की। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा और चीन दूसरे स्थान पर। भारत ने 2031 तक समुद्री खाद्य निर्यात को $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य स्थापित किया है। कब तक? 2031 तक खाद्य समुद्री निर्यात को $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य। भारत जो है वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। तो सौर ऊर्जा के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। शीर्ष में चीन है, इसके बाद सेकेंड पे तो भारत है ही, और थर्ड है अमेरिका।
इसके बाद है कि जस्टिस बी मोहना इंदु मल्होत्रा के बाद बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला जज बनी है। कौन भाई साहब? तो जस्टिस बी मोहना। ये उच्चतम न्यायालय की 12वीं महिला जज बनी है। कौन सी है? तो 12वीं, ध्यान रखिएगा। इंडिया में प्रवेश पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो कि 15 वर्ष के हैं, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। कौन? तो वैभव सूर्यवंशी। इसके बाद है कि कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें राष्ट्रीय संस्करण का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है। कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें राष्ट्रीय संस्करण का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। इसकी थीम है कहानियां जो मानवता को आकार देती है। कहानियां जो मानवता को आकार देती है, दुनिया का अनुवाद, भविष्य का रूपांतरण रही है। कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ पे? तो उड़ीसा में के भुवनेश्वर में। और थीम जो है कहानियां जो मानवता को आकार देती है और दुनिया का अनुवाद, भविष्य का रूपांतरण रही। इसके बाद है कि सारेक्स द्विवार्षिक अभ्यास जो है जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के बीच जेजू द्वीप जो कि दक्षिण कोरिया में है पर हुआ। कहाँ पे? तो जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में हुआ। मेन इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके बीच हुआ? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सारेक्स। यह काफी दिन से मतलब 2018 से रुका हुआ था, इस बार फिर स्टार्ट हुआ है। दिया हुआ है यहाँ पे कि यह अभ्यास 2018 से बंद था और 9 साल बाद पुनः 2026 में शुरू हुआ। इसके बाद है कि जापान एवं मॉरिशस के बाद शिवाजी महाराज की मूर्ति इजराइल में लगाई जाएगी। कहाँ पे? तो जापान और मॉरिशस में तो लगा दिया गया है शिवाजी महाराज की मूर्ति। अब कहाँ लगाया जाएगा? तो इजराइल में। इसके बाद है कि भारत के 7वें एवं 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का क्रमशः जम्मू कश्मीर एवं लखनऊ में उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो जम्मू में और लखनऊ में 7वें 8वें मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो 5 जून को हमने क्या बताया, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस। तो इसके अवसर पर E85 ईंधन लॉन्च किया गया है। कौन सा? E85 ईंधन। इसके बाद है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 48 तेल विपणन खुदरा इकाइयों पर इसका प्रारंभिक कार्यान्वयन किया गया। इसका जो लक्ष्य है 2026 तक 500 एवं 2027 तक 5000 आउटलेट्स तक विस्तारित करना है। ओके। इसके बाद है कि असम सरकार एवं यूरोपीय संघ ने मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु की है। तो ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत किसने की है? तो असम सरकार और यूरोपीय संघ ने। किसके लिए? तो जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुजरात के जामनगर में मेटा प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भारत के पहले AI सक्षम डेटा सेंटर की स्थापना हेतु साझेदारी की। तो भारत के पहले AI सक्षम डेटा सेंटर की स्थापना हेतु साझेदारी की गई है। किसके बीच? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और मेटा के बीच। कहाँ पे? तो गुजरात के जामनगर में। इसके बाद है कि भारतीय टेक कंपनी जोहो। कौन? तो भारतीय टेक कंपनी जोहो ने अपने पूर्ण स्वदेशी सर्वर नाथुला, कौन भाई साहब? तो नाथुला को लॉन्च किया है 10 जून को। किसने? तो जोहो ने नाथुला सर्वर को लॉन्च किया। यह भारत का पहला निजी स्वदेशी सर्वर है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है। कौन? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे बना है। इस परियोजना के तहत पीपीपी मॉडल पर 550 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। कितनी क्षमता? 550 मेगावाट। इसके बाद है कि राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा, जिसमें युवा प्रतिभाओं ने अपने आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित चुनौतियों के लिए नवीन डेटा समाधान प्रस्तुत किए। इसका आयोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ के सहयोग से किया। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेपाल हेतु वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन एवं काठमांडू यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है। नेपाल हेतु वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन एवं काठमांडू यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है। इसके बाद है कि मड़ियार इलियाज शेख रियाज बनाम पी अय्यप्पन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। किस मामले में? तो मड़ियार इलियास शेख रियाज मामले में फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। यह निर्णय अनुच्छेद 19 के 1 के डी एवं 21 के तहत दिया गया है। इसके बाद है कि भारत की प्रथम वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में रखी है, जो कि उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में रखी है। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में। इसके बाद है कि जून 2026 में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के भीमसारी गांव में 10वीं शताब्दी का एक दुर्लभ 4 मुखी प्रस्तर स्तंभ की खोज हुई है। एक दुर्लभ 4 मुखी प्रस्तर स्तंभ की खोज कहाँ पे हुई है? तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के भीमसारी गांव में। इसमें बुद्ध जो कि महापरिनिर्वाण, विष्णु शयन मुद्रा, शैव उमा आलिंगन और शाही योद्धाओं मार्शल आर्ट्स दिखाते हुए की नक्काशी है, जो विविधता में एकता को दर्शाती है। इसके बाद है कि कीवेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत दुनिया में 13वें स्थान पर है 89.4 अंक के साथ। 13वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में। यह एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी दर्शाता है। टॉप देश है यूएस से, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके। टॉप रखिएगा याद, यूएसए है और भारत 13वें स्थान पे। ठीक है, चलिए जून जल्द ही समाप्त होने वाला है और 5-6 मिनट में। इसके बाद वीडियो रोक देंगे और कल स्टार्ट करेंगे। वो मई का, हालांकि मैराथन जब ये रहेगा तो इसमें कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद है कि विश्व बैंक और S&P ग्लोबल द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रहा है। वो वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर रहा। तो आप लोग को बताना है कमेंट में कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भारत के किस राज्य में है। जल्द से जल्द बताइए कि किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ओके, जो कि सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट का दर्जा प्राप्त किया है। इसके बाद है कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन मुंबई में
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ पे? तो मुंबई में। इसके बाद है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लैम फार्मा ने LCA 625 एवं LCA 643 नाम की दो मिर्च की किस्मों को जारी किया है। ये मिर्च की किस्म है LCA 625 और LCA 643। किसने जारी किया था? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के लैम फार्मा ने। इसके बाद है कि ड्रोन आधारित डाक सेवा डाक विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। ओके, कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत का 130वां यूनिकॉर्न सर्वम AI बना है। कौन? तो सर्वम AI। इसके बाद है कि 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में 4 मिनट जो कि 3 मिनट 55 सेकेंड 63 मिली सेकेंड से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले धावक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले गुलबीर सिंह बन गए हैं। कौन भाई साहब? तो गुलबीर सिंह। कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इसके बाद है कि दुनिया का पहला परमाणु वैक्स म्यूजियम, दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया गया है। रामायण तो वही ना होगा जहाँ पे राम मंदिर होगा। तो रामायण वैक्स म्यूजियम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। इसके बाद है कि ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित हुई। ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक उड़ीसा के पुरी में। इस बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। ओके। इसके बाद है कि राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2026 में पंचायत उन्नयन सूचकांक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन श्रेणी के तहत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसको तो पंचायत उन्नयन सूचकांक को राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2026 में। इसके बाद है कि भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भौतिकी के सिद्धांत जैनेंद्र के जैन को क्वांटम भौतिकी में कंपोजिट फर्मियंस के सिद्धांत के लिए दिया गया। किसे? तो जैनेंद्र के जैन को। यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक हैं। क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागालैंड में किया गया। हाँ, तो नागालैंड में क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का शुभारंभ है। इसके बाद है कि मणिपुर ने प्रोजेक्ट हिंची शुरू किया है। कौन सा? तो प्रोजेक्ट हिंची। इसका उद्देश्य अफीम की खेती पर रोक लगाना और वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराना है। ओके। इसके बाद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के हर नागरिक और परिवार तक बिना किसी मध्यस्थता के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। किसने? तो तेलंगाना ने। भारतीय रेलवे ने AI और डिजिटल तकनीकों के उपयोग से मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु हैदराबाद में चिराग केंद्र का उद्घाटन किया। तो चिराग केंद्र का उद्घाटन भारतीय रेलवे ने कहाँ किया? तो हैदराबाद में। चिराग का फुल फॉर्म सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। इसके बाद है कि उत्तराखंड ने जंगल की आग की रोकथाम के लिए 1 लाख रुपए तक नगद प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु
फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2026 रणनीति शुरू की है। उत्तराखंड ने जंगल की आग की रोकथाम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक नगद प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2026 रणनीति शुरू की है। किसने? तो उत्तराखंड ने। इसके बाद है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया गया। युवा नेतृत्व वाली पहली सीमावर्ती गांवों में जमीनी स्तर पर सहभागिता बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने एवं सतत विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो आज हम लोग जून मंथ को राष्ट्रीय घटनाक्रम में कंप्लीट कर लिए और आगे हम लोग मई को देखेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।